स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास नाइन्थ के यानी हम लोग मैथ यानी बनाने वाले हैं। और ये मैथ जो बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको कुछ नहीं आता, इस चैप्टर को नहीं पढ़े तो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। हो सकता है अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो आज का क्लास आपको थोड़ा सा है ना लगेगा बहुत ही ईजी है, लेकिन हम बेसिक से लेकर आ रहे हैं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जितने भी थ्योरी हैं वो सारे के सारे क्लियर हो, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट, थ्योरी और सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो में बने रहे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे और आगे जितने भी यानी सवाल आएंगे उसका सॉल्यूशन आसान हो जाए। ठीक है, और जब आप सारे सेशन को आप है ना 1 to 1 करके आप करते चले जाएंगे तो यकीन जाने आपका मैथ बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप नहीं कहेंगे किसी से कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। आप किसी से नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार सेशन। और पहला चैप्टर देखेंगे तो पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज बिल्कुल ही हम लोग जीरो से चलेंगे। कहाँ से? बिल्कुल जीरो से चलेंगे। आइए हम लोग आप बढ़ते हैं बिल्कुल जहाँ से हम लोग को सीखना चाहिए। आइए सबसे पहली बात देखें तो ये वास्तविक संख्या होता क्या है, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें। ये रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर के बारे में कहा जाता है कि वह संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, यानी वैसी संख्या जिसका रियल यानी वैल्यू होता है, और जिन्हें संख्या रेखा पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका संख्या रेखा है, ये अगर संख्या रेखा है, इस पे अगर कोई भी संख्या रिप्रेजेंट हो जाता है, इस पे उसको अगर हम रख सकते हैं, इस संख्या रेखा पे आ सकता है, तो वो हमारा रियल नंबर होगा, अन्यथा वो रियल नंबर नहीं होगा। और देखिए कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दूसरा डेफिनेशन इसी का, यानी दूसरा डेफिनेशन वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या है दूसरा, अगर देखें तो कहा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, संग्रह का मतलब जो है तो समूह जो होता है, क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को जो है ना कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से किया जाता है? यानी कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? आपका रियल नंबर है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, और जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया है कि √2 की बात करें, या 2/3 की बात करें, या फिर आप -7 की बात करें, या -3/7 की बात करें, या 0 की बात करें, ये जितनी भी संख्या है आप ये सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या जानेंगे। ठीक है, फिर समझे कि वास्तविक संख्या वो संख्या होता है जिसे हम संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो कहने का मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं? तो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या आता है? तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होगा, है ना। ये संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। जैसे 1 2 3 4 5। देखिए आज की क्लास बेहद ही यानी बहुत ही ज्यादा सरल है, तो इसीलिए आराम से देखते रहें और चीजों को समझते जाएं। आगे चलकर आपको बहुत कुछ बेहतर चीज भी मिलेंगी। ठीक है, और याद रखेंगे जो प्राकृतिक संख्या होता है उसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, यानी एन इक्वल टू अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पर अगर हम लिख दिए ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर वो संख्या होता है जो 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 से शुरू होता है। आइए नेचुरल नंबर के बाद हम लोग समझते हैं, है ना, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। यहाँ पर अगर हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्या जो होता है कहता है जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, यानी हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जीरो से शुरू होने वाली जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो से शुरू होने वाली संख्या, ये आपका होल नंबर कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर प्राकृतिक संख्या में जो हम लोग पीछे पढ़े नेचुरल नंबर, उसमें अगर जीरो को शामिल कर दे तो फिर वो आपका क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर को है ना W से यानी डिनोट किया जाता है। ठीक है, बेहद ही आसान चीज आपको हम समझा रहे हैं। आइए आगे बढ़े। आगे अगर देखें तो यहाँ पे आता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? तो कहता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे और वो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट रूप से अगर डिवाइड हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। अब देखिए सम संख्या को जो है इसे डिनोट किया जाता है ई फॉर इवन, क्योंकि इसे इवन होता है। इवन का मतलब होता है सम। ठीक है, या आपको ये एक और हम तरीका बताते हैं कि वो सारी नंबर जिसके अंक, हाँ,
जिस संख्या के अंत में, कहाँ, लास्ट में, यानी लास्ट डिजिट के बारे में हम बात करें, अगर लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो ये सारी संख्या क्या होती है, ये सारी की सारी संख्या आपकी क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा ही क्यों नहीं, जैसे मान लीजिए हम इस तरह से लिए, ठीक है, अब देखिए हम इतनी बड़ी नंबर लिए, अगर इसके लास्ट में 0 लग जाए या इसके लास्ट में आप जो है कोई 2 लगा दे या इसी के लास्ट में 4 लगा दे, 6 लगा दे या 8 लगा दे, ये संख्या आपका इवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो फिर वो आपका इवन नंबर कहलाता है। आइए इवन के बाद हम लोग देखते हैं, है ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसको 2 से डिवाइड करेंगे और कंप्लीटली वो डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब विषम संख्या को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं कि ओफर ऑड होता है, ओफर क्या होता है, ऑड हो जाता है, याद रखेंगे। अब ऑड संख्या क्या होता है, तो हम आपको ऐसे भी बताते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट, लास्ट का डिजिट है ना 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, ठीक है, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ऑड कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर हम 11 लिख दे, अगर आप 13 लिख दे, 15 लिख दे, 17 लिख दे, है ना, इस तरह से अगर नंबर हम लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि चाहे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए, ये सभी के सभी क्या होगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो अब तक हम लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद होल नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो कहता है आभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है, ये प्राइम नंबर की बात करें। किसके बारे में बात करें, हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करें। आइए समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, यानी ऐसी नंबर जो खुद और एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर कह दें हम यहाँ पे ले लिए हैं 23 ले लिए, क्या लिए, 23। अब बताइए 23 में 1 और 23 को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा किसी और नंबर से यानी डिवाइड होगा ना, तो ये 2 से डिवाइड होने वाला है, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 6, 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं होगा, यानी होगा तो होगा किससे, 1 से या खुद से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आभाज्य संख्या, यानी आपका कहलाएगा प्राइम नंबर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं वैसी संख्या जिसका केवल 2 यानी फैक्टर हो, जिसका केवल कितने फैक्टर हो, 2, और 2 फैक्टर में कौन होता है, 1 और वो नंबर खुद होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 या 2 से ही डिवाइड होगा, 1 या 3 से ही डिवाइड होगा, 1 या 5 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 या 7 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पे देखेंगे 1 या 11 से ही डिवाइड होगा, 1 और 13 से ही डिवाइड होगा। तो ऐसी नंबर है जिसमें 1 से या फिर उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये सभी संख्या जो होती है आपकी क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं हम लोग आभाज्य संख्या। और आभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूढ़ नंबर। क्या है, रूढ़ संख्या, यानी रूढ़ संख्या कहा जाता है। ठीक है, रूढ़ संख्या कहा जाए या आपको कहा जाए यहाँ पे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य है ना, भाज्य का मतलब होता है जो है ना अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन अभाज्य लग गया इसका मतलब केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड होगा। आइए इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या को भी जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को ही क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या भी कहा जाता है, यानी यही हो गया आपका भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या भी इसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहिए या इसको यौगिक नंबर कहिए या इसको भाज्य संख्या कहिए। तो कहता है वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब अगर हम 4 के बारे में बात करें, 1 से और 4 से तो लगेगा ही लगेगा, 1 से 4 और 4 से लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा भी है ना दूसरे नंबर से भी इसमें लग जाएगा। किससे, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात कर लें, जैसे मेरे पास है 10, 1 से भी लगेगा और 10 से भी लगेगा, लेकिन इसके अलावा भी नंबर है, जैसे 2 से लग जाएगा, जैसे 5 से लग जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो दूसरी है ना, दूसरा है ना, यहाँ पे कह रहा है दूसरी प्राकृत संख्या से भी है ना विभाज्य, यानी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसमें आपको और सिंपल करके बता दें, वैसी संख्या जिसमें 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या से भाग लगे,
जैसे 4 की बात करें, देखिए 3 संख्या से लग रहा है, फिर भी ये आपका भाज्य संख्या है। इसमें देखेंगे तो 3 से ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है, जैसे 1, 10, 2, 5 से लग रहा है, यानी 3 से ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग यौगिक नंबर या हम लोग इसको जो है भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पे 4 लिया गया है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से भी लगेगा। 6 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से भी लगेगा। 8 के बारे में 1 से लगेगा, 2 से लग जाएगा इसमें भाग, 4 से लगेगा और खुद 8 से भी लगेगा। तो यहाँ पे आप जितनी भी संख्या देख रहे होंगे, या तो उसमें 3 संख्या से भाग लग रहा है या 3 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको यौगिक नंबर कहते हैं। आइए एक एक करके अभी हम आपको नंबर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी नंबर से हम आपको जो है परिचित करा रहे हैं। जैसे जैसे हम नंबरों को समझ जाएंगे, फिर हम लोग आएंगे थ्योरी पे, थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन को भी देखने वाले हैं। आइए अब अगला देखेंगे तो यहाँ पे है अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि दो प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है यदि और केवल यदि, है ना, देखिए उसका लोसो, है ना, लोसो कर रहा है, क्या है, लोसो, और यहाँ पे यानी मोसो, या तो लोसो या मोसो कितना हो, 1 के बराबर हो, या तो लोसो, नहीं उसको निकालिए, लोसो भी अगर 1 आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कहलाएगा अभाज्य संख्या, या उसका मोसो भी निकालेंगे यानी एचसीएफ भी निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखें 4 और 9 है, अगर इसका हम एलसीएम निकालें, अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 4, अगर 9 को लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम देखिए एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, अगर एचसीएफ निकाले तो क्या कोई ऐसी नंबर है जो दोनों में आए, क्या दोनों में आ रहा है, कोई ऐसे नंबर है नहीं, केवल और केवल 1 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, एचसीएफ 1 है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है आपका, है ना, यहाँ पे एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब लोसो, यहाँ पे गलती से हो गया, मोसो होना चाहिए, क्या होगा, मोसो, यानी एचसीएफ 1 के बराबर हो, क्या हो, मोसो, यानी कहने का मतलब जो है कितना आना चाहिए, यानी आपको 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 9 और 16 को देखिए, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, 9 और 16 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 4 यानी 16। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो। देखिए 3 इसमें है, 4 इसमें, 3 इसमें है, 4 इसमें, यानी 3 इसमें है ही नहीं ना, तो 4 ऊपर में, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। जब दो संख्याओं के बीच, है ना, केवल और केवल एक एचसीएफ आता है, ठीक है, मोसो 1 होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखेंगे, को प्राइम नंबर का मतलब है जिसके बीच का यानी एचसीएफ 1 आए। ठीक है, आइए अब एक पूर्णांक संख्या, यानी हम लोग इंटीजर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर नंबर के बारे में कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह, प्राकृत संख्या के संग्रह, यानी प्राकृत संख्या किसको बोले थे, 1 2 3 को बोले थे, इस तरह से संख्या गिनती की संख्या आएगा। अब कथा है इसमें कि प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 तथा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी इसमें 0 भी डाल दीजिए और ऋणात्मक पूर्णांक भी डाल दीजिए। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है इसमें माइनस डाल दीजिए, है ना। अगर आप इस तरह से डाल देते हैं तब जो संख्या हमको मिलती है उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कहने का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और 0, यानी इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या तीनों शामिल होंगे, इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जो है जेड से, यानी कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे करके लिखे तो इसका मतलब है ये हम किसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये हम लोग कर रहे हैं पूर्णांक संख्या को। अब देखिए पूर्णांक संख्या यानी 3 तरह के होते हैं, तीनों को हम बता दें। पहला अगर देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, जो कि प्लस में लिखा रहता है। देखिए अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव यानी इंटीजर है। अगर हम नीचे की बात करें शून्य पूर्णांक, क्या है, शून्य पूर्णांक यानी 0 इंटीजर, 0 इंटीजर केवल और केवल इसमें शून्य ही शामिल रहेगा। ठीक है, आइए अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें, तो इसमें जितने भी संख्या होंगे वो माइनस में होंगे। क्या होंगे, माइनस में होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे 286, यहाँ पे लिख दिए -286 और यहाँ पे लिख दिया हम 0। तो देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, ये जो है आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। इनके बारे में देखेंगे तो ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। और इसको, इसके बारे में अगर देखें तो ये हमारा शून्य पूर्णांक है। क्या है, ये शून्य पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 तरह के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, आ जाइए
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्यू आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ये जो हम पी अपॉन क्यू लिखे हैं तो ये क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है क्यू डज नॉट इक्वल टू, है ना, या है ना, यहाँ पे कहेंगे शून्य यानी जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो होगा ही नहीं। अगर क्यू का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 या 2 दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू 0 दे दे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। जब ये अपरिभाषित होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या, इसीलिए कहा जाता है शून्य नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे कुछ भी डाल दीजिए आपका परिमेय हो जाएगा। जैसे 9 डाल दिए, 19 डाल दिए, 191 डाल दिए, कुछ भी जीरो को छोड़कर, फिर ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो याद रखेंगे कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, है ना, डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को जो है कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से? कैपिटल क्यू से यानी डिनोट किया जाता है। आइए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/4 दिया है, यहाँ पे देखेंगे 2/3 दिया है, यहाँ पे देखेंगे -1/7 दिया है, यहाँ पे देखेंगे 0 भी दिया है, 2 भी दे सकता है। ये आपके क्या है? ये आपके परिमेय संख्या। आइए थोड़ा सा नोट्स में हम लोग जानते हैं, नोट में हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। देखिए, नोट में कहा जाता है कि वो संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी टर्मिनेटिंग नंबर हो, या है ना अशांत हो। और अशांत में भी कैसा? यानी नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा? रिपीटिंग। रिपीटिंग को आवर्ती कहते हैं। यानी आवर्ती का मतलब होता है, ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या होता है? रिपीटेशन। इसको कहते हैं रिपीटेशन कहते हैं, यानी रिपीटेशन हो जाएगा। यानी अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 1-2 एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहा है अगर 0 यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ठीक है, देखिए 0.3 है तो ये आपका परिमेय संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे कर दिए 7.14, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम ऐसे कर दिए 1.2121 डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए है ना, या सॉरी 1-2 करके लिए 1-2 यहाँ पे अगर रिपीट कर रहा है, अगर ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसे कहा कि आवर्ती संख्या होगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें तो यहाँ पे कहा जाता है भिन्न संख्या, यानी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि वैसी संख्या, याद रखेंगे इसका भी डेफिनेशन सिमिलर है किसके? यानी आप रेशनल नंबर के इक्वल है। अब कहता है वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, या कि कई बुक में आप देखे होंगे कि a/b के रूप में हो। बात वही है कि आपका क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यू आपका 0 नहीं होगा तो उसी को हम भिन्न संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम भिन्न संख्या कहेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए, भिन्न संख्या बोलिए या परिमेय संख्या, देखिए दोनों आपको सिमिलर लग रहा होगा, दोनों एक ही होता है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे जो है क्यू 0 ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कहता है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट है ना, रेशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? तो पहले आइए हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं। यहाँ देखिए, होता क्या है कि ये आप 2/3 देख पा रहे होंगे। अब 2/3 में अगर हम किसी भी संख्या से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, अगर नीचे में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है मैथ का एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर में 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी 5 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए, ये हम जो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो ये 5 से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों के लिए कॉमन है। अब इसको अगर हम लिखें, प्रोडक्ट को लिखें, तो आप जो मुझे प्राप्त हुआ, ये नंबर जो प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी को देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी परिमेय संख्याओं के अंश और हर में किसी शून्यतर का मतलब 0 को छोड़कर, है ना, से गुना या भाग किया जाए, या तो उसमें गुना कर दीजिए या फिर आप भाग कर दीजिए, आप जो संख्या प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? समतुल्य यानी कहेंगे समतुल्य संख्या कहलाएगा, यानी समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 8 यहाँ क्या है? 8 मान लीजिए 6 दिया हुआ है। अब हम क्या किए? ये 8/6 है। अब हम क्या किए? इस 8 में भी 2 से भाग दे दिए और नीचे 6 वाले में भी 2 से भाग दे दिए। अब जो मुझे मिलेगा 4/3 मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, अब ये दोनों को रिड्यूस करने के बाद जो ये संख्या मिला,
यही हमारा क्या कहलाता है, समतुल्य संख्या कहलाएगा। आइए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास 6/5 था, अब हम क्या किए, 6 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई किए और 5 में भी 7 से मल्टीप्लाई किए। अब जो मुझे संख्या मिलेगा 42 और यहाँ पे 35, ये जो संख्या मिल रहा है यही संख्या हमारा क्या है, समतुल्य यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी संख्याओं को समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें हम लोग तो कहा जाता है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। इरेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। आइए, कहता है कि उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कोई भी संख्या है जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यानी इरेशनल नंबर कहलाएगा। और याद रखेंगे, यहाँ देखिए होता क्या है कि जब जहाँ p और q जो है पूर्णांक है और q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये बात। अब देखिए ये इसको भी हम लोग q से ही डिनोट करते हैं, है ना, क्या चीज से, q से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। आगे कहा जाता है कि रूट, जैसे यहाँ पे दिया है कि √2, √3, है ना, √5 और 1/√2, ये सब क्या है आपके अपरिमेय संख्या। हम आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं कि अपरिमेय संख्या हम किसको समझेंगे, है ना, आसानी से आप समझ जाओगे। कहते हैं हम, मेरे हिसाब से चलिए, जैसे रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, कोई भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताया था आपको कि जिसमें यानी एक से या खुद से यानी भाग लगे, जिस संख्या में एक से या खुद से लगे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, है ना, कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए या अभाज्य संख्या का गुणनफल आ जाए, क्या आ जाए, कोई अभाज्य संख्या आ जाए या कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनफल आ जाए, बस इतना आपको याद रखना है। जैसे अगर रूट के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं 11, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर हम 6 ले लिए, ये क्या होगा, तो 6 जो है आप देखेंगे 6 क्या है, 2 × 3, यानी 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का ये गुणनफल है, इसीलिए ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सारी बात अगर आप है ना, थोड़ा सा आप यानी वक्त दे के समझ लेते हैं तो फिर आपका मैथ, है ना, धीरे धीरे जो है बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आइए दूसरा ये कहते हैं, जैसे कि हम परिमेय संख्या में बताए थे कि परिमेय संख्या में आप लोग को बताए थे, इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं। देखिए आपको परिमेय संख्या में ये बताए थे कि कोई भी दशमलव वाली संख्या अगर वो शांत होता है, जैसे ऐसे बताए थे, या अगर ये शांत दशमलव है तो परिमेय संख्या कहलाया था। ठीक है, ठीक है। या ऐसी संख्या जो है ना रिपीट करता हो, जो अपने ऑर्डर को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, तो ये भी आपका परिमेय संख्या कहला रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जैसे यहाँ पे हम 0.1, 2, है ना, इस तरह से हम लिख रहे हैं और ये आपका आता ही जा रहा है, यानी रिपीट नहीं कर रहा। आप देखेंगे इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे 1 के बाद 2 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया, रिपीट नहीं कर रहा है, इसी को कहते हैं अशांत संख्या। अगर ये अशांत संख्या है तो फिर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर अशांत संख्या है तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखेंगे, जो अशांत संख्या होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या फिर आपको बता दिए रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बस ये दो छोटी छोटी बात आप याद रखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देख लेते हैं कि अभी जो बताए कि कोई भी संख्या p/q के रूप में होगा लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा तो उसी को हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में जैसे हम यहाँ पे 4/5 लिख दिए, 4/5 लिख दिए, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और हम ये जानना चाहते हैं कि हम 5 से अगर 4 में भाग दे देंगे तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। थोड़ा सा और हम आपको कंसेप्ट देने की क्लियर कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 4 और भाग यहाँ पे 5 लगाए, देखिए भाग दीजिए, 5 से अगर हम भाग लगाते हैं 4 में तो कितने बार में लगेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, और है ना 8 बार में यानी आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कट गया तो हम कह सकते हैं कि ये 4/5 जो है ये क्या हो गया, ये आ गया आपको 0.8 आ गया। ये 0.8 है यानी कट गया, यहाँ पे आप कुछ बचा नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है ये शांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शांत हो गया। शांत का मतलब रुक गया, ठहर गया, अब इसके आगे आप प्रोसेस कर नहीं सकते, आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक संख्या मेरे पास और है, मान लीजिए एक संख्या और है मेरे पास जो कि 1/3 है। अब 1/3 है, आप यहाँ पे 1/3 देख रहे हैं, ठीक है। अब 1/3 है, जैसे इसमें हम डिवाइड करेंगे 1/3 को, यानी 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 में,
ठीक है। तो आप देखिए सॉरी 3 से यानी डिवाइड करते हैं 1 में, कितने बार में लगेगा, डेसिमल लगाइए, आएगा 0, 3 टाइम में आएगा, है ना, 3 तिया 9। आप देखिए 1 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ 1 यानी 1 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक एक आपका बचता ही जा रहा है। आप जितनी बार यानी डिवाइड करेंगे आपको एक आता ही रहेगा। क्या होगा, एक आता ही रहेगा। जब एक आ रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये रुक नहीं रहा है। जब नहीं रुक रहा है इसीलिए इसको कहते हैं अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अशांत कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या हुआ। अब कहता है इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। आइए उनके लिए सिंपल से यानी लॉजिक है, सारे यानी लॉजिक को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम हटाते हैं। आइए आइए देखिए कहता है यहाँ पे कि यदि किसी परिमेय संख्या यानी पी बाई क्यू में ये जो क्यू है, क्यू का वैल्यू अगर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n है ना, जहां m और n जो है पूर्णांक है। m और n क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यानी होता है। तो वो संख्या का, वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा, अगर इस रूप में ना आए तो फिर वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। जैसे अभी हम जस्ट बोले थे कि ये आपका क्या है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 4/5 ही ले लेते हैं। अब देखिए नीचे वाला, नीचे ऊपर वाले को कहते हैं पी, यानी पी की जगह पे क्या है 4 और क्यू की जगह पे क्या है, तो आप देखेंगे क्यू की जगह पे है 5। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब कहता है ये जो क्यू है, ये जो क्यू है ना, ऊपर में हम पी दिया और क्यू है, क्यू के रूप में आप देखिए क्या कहा, 2 गुना उस पे पावर m और 5 है ना, यानी गुना 5 पे पावर n, इस रूप में होना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे p के जगह पे 4 है तो 4 लिख दिए, q की जगह पे देखिए क्या है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 2 पे पावर 0। अब एक चीज और जान लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर होता है तो उसका मान 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। और 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2 पे पावर हम 0 लिख सकते हैं और 5, क्योंकि 5 एक बार है तो 5 पे पावर एक बार लिखे। तो क्या ये इस रूप का दिख रहा है आपको, इस रूप का दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो 4/5 है ये आपका क्या है, शांत संख्या। अब भाग करके भी अभी हम देखे थे तो 0.8 आया था, यानी शांत हो गया था। अब आइए अगला समझते हैं। अगला क्या है कि अगर जैसे हम यहाँ पे बोल दिए, यहाँ पे समझिए कि मेरे पास क्या है 16/27 है। अब 16/27 है, क्या ये इसका दशमलव प्रसार यानी 27 से 16 में भाग देंगे तो क्या ये शांत होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। आइए इनके लिए हम जांच क्या करेंगे कि 16 तो ऊपर में है और नीचे में अगर देखें तो 3 इसको लिखे तो 3 गुना 3 9 9 तिया 27, अर्थात 3 पे पावर 3 हो जाएगा। अब ये 3 पे पावर 3 हो जाएगा और क्या कहा था कि 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 होना चाहिए और 2 पे पावर कुछ भी आए, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए और 5 पे भी कुछ भी आ जाए। लेकिन क्या है ना, तो 2 है ना 5 यानी 3 आ गया, तो हम डायरेक्टली कहेंगे ये क्या है, अशांत संख्या है। क्या ये अशांत संख्या है। तो याद रखेंगे कि शांत को कैसे पहचानेंगे, अशांत को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए साधारण सा चीजें आप आसानी से इसको ना याद कर लेंगे कि कोई भी संख्या अगर पी बाई क्यू के रूप में हो और 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के फॉर्म में होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, शांत संख्या कहलाता है। ठीक है, आइए 1-2 एग्जाम्पल और हम देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3/20, 3/20 लिखे हैं तो क्या हम 3 गुना 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले से हमको अभी कोई यानी है ना मतलब नहीं, नीचे वाले को देखेंगे 2 कितने बार आया, 2 बार आया तो 2 पे पावर 2, 5 कितने बार आया, 1 बार आया। देखिए क्या इस रूप में है, अगर इस रूप में है तो कहेंगे ये शांत संख्या है, ये क्या है आपका शांत संख्या। अगर इस रूप में नहीं आता तो फिर अशांत संख्या हो जाता। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नोट्स, इसको समझिए। कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत यानी वास्तविक परिमेय या अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। अगर मान लीजिए मेरे पास 1/2 और 1/, मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, है ना, यहाँ पे 1/, हम कुछ दे देते हैं, चलिए ले लेते हैं 3। इन दोनों के बीच अगर कहें कि कितनी यानी कहने का मतलब कितनी यानी संख्या है, जैसे 1/3 और 1/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे इन दोनों के बीच कितनी संख्या हम लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच कितनी संख्या लिख सकते हैं, अनगिनत संख्या लिख सकते हैं। कितनी अनगिनत संख्या यानी अनंत संख्या लिख सकते हैं, है ना।
आप ढेर सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। फिर दूसरा कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत, यहाँ पे परिमेय था, यहाँ पे क्या अपरिमेय। देखिए ये परिमेय का है क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखे। अब ये करा है कि अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब है √2 और √3, इन दोनों के बीच कितनी संख्या आप निकाल सकते हैं, तो याद रखेंगे अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं। आगे करा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे 4/5 और यहाँ पर अगर हम ले लें यानी 6 यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, समझ रहे हैं। इन दोनों के बीच कितनी यानी हम संख्या निकाल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच भी हम अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। आगे कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, जितने भी रियल नंबर है सभी को हम क्या कर सकते हैं, है ना, यानी हम सभी को क्या कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, नीचे वाले अगर पॉइंट को हम लोग समझे तो कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को, जितने भी वास्तविक संख्या है सभी को नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस पे इस संख्या सॉरी आइए, यानी कहा जाता है कि जितनी भी रियल नंबर हम देखें, नेचुरल नंबर जितना भी देखें, जैसे ए यहाँ से हम लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, 1 2 ये आपका अगर 0 हो जाए, 1 2 3 4 इस तरह से हम इधर लेंगे, -1 -2 -3 है ना, -4, ये जितनी भी संख्या है ये प्लस है ना, अनंत तक जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा इधर। अब देखिए अगर हम अभी आपको बताए थे 1 से शुरू जो संख्या होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें 0 को भी शामिल कर दें तो इसी को हम लोग होल नंबर बोले थे, नहीं बोले थे। और बोले थे कि ये जो है 0 को अगर देखा जाए तो 0 जो है 0 है ना, 0 जो है ये 0 इंटीजर है, क्या है, 0 इंटीजर है, ये बताए थे आपको। और यहाँ से अगर हम इधर की ओर जाएं तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाएगा, और यहाँ से माइनस से इधर जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, ये जितने भी नंबर देख रहे हैं, और ये सभी के सभी जो है आपका रियल नंबर है, ये जितनी भी संख्या है। साथ ही साथ इस पे हम जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी संख्या जो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या को जो है संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगला है ना टॉपिक को समझते हैं। आप देखिए परिमेय संख्याओं के जोड़ गुना है ना के बीच का जो है ना बीजीय नियम है, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग समझते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, एल्जेब्रिक लॉ इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या होता है उनके बीच का जो लो है, सारे लो को हम लोग एक एक करके समझने वाले। पहला है संवरक नियम, जिसको हम क्लोजर यानी लो कहते हैं। क्लोजर लो क्या कहता है जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तब उसका जो प्रोडक्ट यानी उसका जो सम आएगा, या फिर दो परिमेय संख्या को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। फिर समझिए, कहा जाता है अगर ये मेरा कोई परिमेय संख्या है और ये भी मेरा कोई परिमेय संख्या है, इसको जब हम ऐड करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ जब हम इसको ऐड करते हैं और मुझे जो सम मिलता है जो कि 5/6 मिला, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या ही है। या अगर ये दोनों यहाँ आपका क्या है, रेशनल नंबर है, इसका सम जो आएगा, जो सम आएगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका यानी करने का मतलब रेशनल नंबर ही होगा। तो यानी यहाँ पे कहा परिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, परिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होगा, परिमेय संख्या होता है, याद रखेंगे। दो परिमेय संख्याओं का योग या गुना भी परिमेय संख्या होता है। और यही इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी नियम को क्लोजर नियम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं को आप जोड़ दीजिए या दो संख्याओं को गुना कर दीजिए, यानी a + b करेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट जो भी आएगा, सॉरी इसका जो भी सम आएगा, या दोनों दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी इसका सम और इसका प्रोडक्ट, अगर ये आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय है और ये भी आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय है, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ये भी परिमेय ही आएगा। यानी ये कौन कहता है, ये कहता है आपका क्लोजर नियम कहता है, ठीक है। क्या कहलाता है, क्लोजर नियम ये कहलाता है कि दो परिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे
तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय ही आएगा। ये दो यानी परिमेय संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो आप समझ चुके होंगे संवरक नियम क्या है, क्लोजर नियम क्या होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है क्रम विनिमय नियम, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पे ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर है मेरे पास, एक ये परिमेय है ना संख्या है, और दूसरा जो है बी आपका परिमेय संख्या है। इस दोनों को जोड़ेंगे, इसका जो सम होगा, फिर कहता है कि है ना, पहले ए को बी में जोड़े थे, अब कहता है ए जो बी को जो है ए में जोड़िए। अब इसका जो यानी सम होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल आ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि देखिए मेरे पास 1/2 है ना, 1/2 है, और इसको हम जोड़ दिए किसके साथ, 1/5 के साथ। इसका जो रिजल्ट आएगा, आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट जो आ रहा है 7/10 जो रिजल्ट आ रहा है, पहले हम किसको जोड़े थे, यानी 2 में 5 को जोड़े, 2 में क्या किए, 5 को जोड़े। अब कहता नहीं, इसको पहले 5 में ही 2 को जोड़िए, 5 में ही 1/2 को जोड़िए, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसके रिजल्ट में कोई अगर चेंज नहीं आता है, दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसी रिजल्ट को कहा जाता है क्या, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, एडिशन पे है, और इसी को मल्टीप्लीकेशन पे भी दिखा सकते हैं कि 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो मिलेगा 1/10, या आप 1/5 को गुना कीजिए 1/2 से, फिर भी आपका जो रिजल्ट होगा 1/10 होगा। और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस नियम को आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है आपका सहचार्य नियम, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कहता है कि यदि ए बी है ना और सी 3 परिमेय संख्या है, तब देखिए क्या कहता है। पहला कहता है कि ए को क्या करेंगे, बाद यानी ए बी को पहले जोड़ दीजिए, अब बाद में किसको जोड़ेंगे, सी को। फिर कहता है कि ऐसा किया जाए कि ए को ही बाद में जोड़ेंगे, पहले बी सी को एक साथ जोड़ लेते हैं, और दोनों का अगर सम, दोनों का योगफल अगर बराबर आ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इसी को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अर्थात कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 2 है, और सी की जगह पे 3 है। तो कहता है 1 और 2 को पहले जोड़िए, बाद में जोड़ेंगे 3 को, तो हमको कितना मिल रहा है, तो इसको यानी 1 + 1 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 मिल रहा है। फिर कहता है नहीं, ऐसा किया जाए कि 1 को बाद में जोड़ेंगे, पहले 2 और 3 को ही जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 + 5 कितना मिला आपको, 6। अगर रिजल्ट आपका सेम आ जाए, रिजल्ट अगर सेम आ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो ये एडिशन पे अभी आपको बताएं, जोड़ पे बताएं। अगर हम गुना पे करते तब क्या होता, यानी 1 × 2 एक साथ करते पहले, बाद में करते गुना किसको, 3 से, तो कितना मिलता है, 1 × 2, तो 2 × 3 बराबर में कितना मिले, 6। फिर कहता नहीं, 1 को बाद में गुना करेंगे, पहले 2 × 3 कीजिए, ठीक है, इसको जब गुना करते हैं तो मिलता 6, 6 × 1 6 ही होता, और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है, तो इसी को कहते हैं सहचार्य नियम। चलिए इस नियम को भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगला, तत्समक, या इसी को कहते हैं अवयव का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके बारे में क्या होता है, देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि 2 परिमेय संख्या 0 तथा 1 इस प्रकार है कि अगर 0 को यानी 0 को किसी में जोड़िए, या किसी संख्या में ही 0 को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। अर्थात अगर 7 में 0 जोड़ दीजिए, या 0 में आप 7 जोड़ दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 ही आएगा। क्या कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अगर ये सेम आ रहा है, तो इसी को कहते हैं तत्समक अवयव। क्या कहते हैं इसको, तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तत्समक अवयव कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, दूसरा देखिए, अब कहता है कि किसी संख्या में 1 से गुना कर दीजिए, या 1 में उसी संख्या को गुना कर दीजिए, है ना, 1 में उसी संख्या से गुना कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अर्थात यानी 7 में 1 से गुना कीजिए, या 1 में 7 से गुना कीजिए, मिलेगा क्या आपको, 7 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इस तरह के जो कहने का मतलब नियम होते हैं, इसी नियम को हम कहते हैं गुणा का तत्समक, है ना, इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक भी हम इसको कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहा जाता है ये। ठीक है, गुना का तत्समक कहा जाता है, यानी ये मल्टीप्ली है ना, क्वेश्चन पे यानी आता है, और ये आपका एडिशन पे आता है। बढ़ते हैं अगले यानी सवाल की तरफ, और ये जितने भी आपको हम बता रहे हैं, आराम से वीडियो को रोक कर आराम से आप नोट कर लें, इसको
अच्छे से समझ लें। आइए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखते हैं। प्रतिलोम का यानी इनवर्स का समझते हैं। अब इनवर्स में क्या है आपको समझना है। अगर कहता है कि किसी नंबर, कोई नंबर ए है, ठीक है, ए है और ये आपका प्लस में है और इसमें माइनस में वही नंबर, उसी नंबर को माइनस से ऐड कर दें तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा। अर्थात जैसे 8 में हम जोड़ रहे हैं -8 तो फिर आपको कितना मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा 0 मिलेगा। और अगर ये 0 मिल रहा है इसीलिए इसको कहते हैं योज्य तत्समक। क्या कहते हैं इसको, योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है, इसको कहते हैं योज्य तत्समक। जैसे अगर कह दिए कि मेरे पास -7 है, इसमें 7 ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, 0। योज्य तत्समक कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आपको कह दें कि मेरे पास 1/a है, अगर इसमें हम a से गुना कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास 1/3 था और इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर 1 मिलता है तो इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। याद रखिएगा, अगर माइनस को उसी नंबर यानी प्लस से अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग योज्य तत्समक। अगर कोई नंबर है उसके यानी क्या उल्टे नंबर से, यानी उसका अंश और हर अगर बदला हुआ है, जैसे 1/2 यहाँ पे 2/3 है, इसको गुना कर दिए 3/2 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। अगर रिजल्ट 1 आता है तो इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, या प्रतिलोम, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आइए अगला है काट नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, जैसे कहता है कि a + b, इसको बराबर में कह दिए a + c। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ क्या है, a है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास जो बचा वो क्या हो जाएगा, b बराबर में c बच जाएगा। क्या बच जाएगा, क्योंकि इधर से a खत्म, इधर से a खत्म, तो b बराबर b। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 3 को 8 में ऐड कर रहे हैं, फिर कह रहा है कि ये बराबर है किसके, तो 3 + यानी 7 के। तो आप देखेंगे कि ये 3 दोनों साइड इसको कैंसिल कर सकते हैं और 8 जो है 7 के बराबर हो जाएंगे। इसी नियम को कहा जाता है कैंसिलेशन यानी लॉ कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे हम चीजों को समझते जा रहे हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यानी वितरण नियम क्या होता है कि मान लीजिए ये है, ए है और ए को क्या बांटना है, बी और सी के बीच बांटना है, और ये ब्रैकेट जो होता है एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन का रोल है ना, कर लेता है। यहाँ पे तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस लगा देंगे बीच में, और ए को जो है सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को कहते हैं वितरण नियम। और ऐसे समझिए कि 4 को क्या कर रहे हैं, 3 + है ना 5 में, यानी हमको वितरित करना है। तो वितरित करना है तो आप क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे प्लस फिर इसी 4 को 5 से भी गुना करेंगे, अर्थात 12 + 20। अब जाके आप क्या करेंगे कि मेरे पास आ गया 32। समझ आई बात। तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं वितरण नियम को। आइए अब देखिए कुछ यानी परिमेय संख्याओं के जो घातांक होते हैं उनको आप समझिए। घातांक क्या होता है उसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 नंबर है, यानी a है, a पे पावर मान लीजिए यहाँ पे m है और ये a पे पावर n है। तो ये जो आप देख रहे हैं a और इस पे पावर जो देख रहे हैं, ये जो a देख रहे हैं, इस a को यानी बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेस। और ये जो होता है एक्सपोनेंट कहलाता है ना। इसको हम पावर भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट और पावर दोनों कर सकते हैं। अब देखिए अगर कोई नंबर है और उसका बेस बराबर है, अगर उसका बेस बराबर है तो उसका पावर जो होगा क्या हो जाएगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा। देखिए बेस बराबर है ए, बेस बराबर तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो ए पे पावर m + n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए तो इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया। अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, अगर बेस यानी आपका बराबर है और भाग में तो पावर घट जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है कि बेस अलग अलग है, अगर पावर सेम है तो फिर क्या होगा कि दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके उसका यानी पावर होगा, है ना, पावर को आप 1 कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहा जाता है कि अगर किसी भी नंबर की, यहाँ ध्यान देंगे हम आपको समझाते हैं, यानी कि कोई भी नंबर पे माइनस पावर है तो इसी को हम 1/a लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि माइनस है ना, यहाँ पे कह दे है ना 5 पे पावर 1, इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, 5 इन्वर्स है, इसको हम 1/5 लिखेंगे। यानी इस 5 को ऊपर ले जाने के लिए इसके ऊपर क्या कहा जाता है, इन्वर्स लगाया जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, मान लीजिए -2 लिखा रहता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5 पे पावर 2। समझ पा रहे हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे देखेंगे a बटे b है, इस पे पावर माइनस यानी क्या है m है, तो ये क्या होगा, इसका जो होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, अर्थात b बटे a हो जाएगा, उस पर पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और जो है आपका इनवर्स यानी माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, अंश हर दोनों आपस में बदल गए। अब देखिए a बटे, अगर यहाँ पे देखेंगे b है, इस पे पावर m है, तो आप अलग अलग a पे पावर m दे सकते हैं और b पे पावर भी m आप लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाता है n रूट a है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पे पावर 1/n, ये यानी इसका वैल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीज है, यहाँ पे देखेंगे n क्योंकि नीचे आ जाएगा, n कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और m ऊपर चला जाएगा, तो यानी a पे पावर m/n हो जाएगा। इस तरह से जितने भी फॉर्मूले आपको बताए हैं आपको याद रखना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझिए, ये वाला क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझिए, है ना। कहता है कि x पे पावर a और बराबर में यहाँ पे कहा जाता है x पे पावर b। अगर बेस दोनों साइड का बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप याद रखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और जो है ये सारे के सारे बेसिक चीज आपको बताए हैं। अब अगली क्लास में जब आएंगे तो थ्योरी के साथ आपको जो सोल्यूशन देके फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको जितने भी चीज बताए हैं बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं, और आपको सीखने और समझने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं वो सारे के सारे यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लेते आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में भी फैलाएं, ताकि और सारे बच्चों को भी इसका यानी फायदा मिल सके। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।